नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं गौरव श्रीवास्तव, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 2 देशों की यात्रा खत्म करने के बाद आज स्वदेश लौट आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एथेंस से आज सुबह सीधे बेंगलुरु पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बेंगलुरु में इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क मिशन कंट्रोल कॉम्प्लेक्स में पहुंचे। यहां इसरो अध्यक्ष और वैज्ञानिकों ने पीएम का स्वागत किया। पीएम ने इसरो प्रमुख को गले लगाकर उनकी पीठ थपथपाई। प्रधानमंत्री ने चंद्रयान 3 मिशन में शामिल इसरो प्रमुख एस सोमनाथ और इसरो टीम के अन्य वैज्ञानिकों से मुलाकात की और चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए उन्हें बधाई दी। इसरो प्रमुख ने प्रधानमंत्री को चंद्रयान 3 की पूरी प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी। इसरो प्रमुख ने पीएम मोदी को यह भी बताया कि रोलर चंद्रमा कैसे काम करेगा। प्रधानमंत्री ने बारीकी से हर बात को समझा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 देशों की यात्रा खत्म करने के बाद आज शनिवार को स्वदेश लौट आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एथेंस से आज सुबह सीधे बेंगलुरु पहुंचे। पीएम के आगमन को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह था। बड़ी संख्या में लोग अपने हाथों में तिरंगा लेकर प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पहुंचे थे। जब पीएम मोदी इसरो हेडक्वार्टर के लिए रवाना हुए, इस दौरान पूरे रास्ते में पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। सड़क के दोनों तरफ बड़ी संख्या में लोग अपने हाथ में तिरंगा लेकर प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने इसरो के वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी के बीच आकर आज एक अलग खुशी महसूस हो रही है। ऐसी खुशी बहुत कम होती है जब तन मन खुशियों से भर गया हो। प्रधानमंत्री ने कहा कि चंद्रयान 3 मिशन पूरी पीढ़ी को जागृत करने की उपलब्धि है। इसने पूरी पीढ़ी पर गहरी छाप छोड़ी है, बच्चों में नया जज्बा भरकर आकांक्षाओं के बीज बोए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं वैज्ञानिकों से मिलने के लिए बेसब्र था। मेरा मन था कि मैं आपको नमन करूं, इसलिए भारत आते ही मैं जल्द से जल्द दर्शन करना चाहता था। प्रधानमंत्री ने इसरो के वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी के बीच आकर आज एक अलग खुशी महसूस कर रहा हूं। ऐसी खुशी बहुत कम होती है जब तन मन खुशियों से भर गया हो। प्रधानमंत्री ने कहा कि चंद्रयान 3 मिशन पूरी पीढ़ी को जागृत करने की उपलब्धि है। इसने पूरी पीढ़ी पर गहरी छाप छोड़ी है, बच्चों में नया जज्बा भरकर आकांक्षाओं के बीज बोए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं वैज्ञानिकों से मिलने के लिए बेसब्र था। मेरा मन था कि मैं आपको नमन करूं, इसलिए भारत आते ही मैं जल्द से जल्द दर्शन करना चाहता था। प्रधानमंत्री ने वैज्ञानिकों के परिश्रम को सैल्यूट करते हुए कहा कि आप देश को जिस ऊंचाई पर लेकर गए हैं, ये कोई साधारण सफलता नहीं है, ये अनंत अंतरिक्ष वैज्ञानिक सामर्थ्य का शंखनाद है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम वहां पहुंचे जहां कोई नहीं पहुंचा। हमने वो किया जो किसी ने नहीं किया। ये आज का भारत निर्भीक, जुझारू भारत, नया सोचता है, नए तरीके से सोचता है, डार्क जोन में जाकर दुनिया में रोशनी में किरण फैलाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैंने फोटो देखी, मून लैंडर ने अंगद की तरह पैर जमाया हुआ है। एक तरफ विक्रम का विश्वास है, दूसरी ओर प्रज्ञान का पराक्रम है। हमारा प्रज्ञान लगातार पदचिन्ह छोड़ रहा है। आज दुनिया हमारी तकनीक का, हमारी वैज्ञानिक सोच का लोहा मान चुकी है। चंद्रयान महाअभियान पूरी दुनिया की सफलता है, सभी देशों के लिए यह है, और मून मिशन के रास्ते खुलेंगे, धरती की चुनौतियों का समाधान करेगा। पीएम ने कहा कि भारत हमारे पास संसाधन नहीं थे, हमारी गिनती थर्ड वर्ल्ड में गिनती होती थी, लेकिन आज विश्व की 5वीं शक्ति हम बन गए हैं और आज मेक इन इंडिया को चांद तक पहुंचा दिया है। पीएम ने कहा कि देशवासियों को पता होना चाहिए कि दक्षिण हिस्से से ध्रुव तक चंद्रयान की यात्रा आसान नहीं थी। सॉफ्ट लैंडिंग सुनिश्चित करने के लिए इसरो की फैसिलिटी में आर्टिफिशियल मून बनाया, लैंडर का टेस्ट हुआ। इतने एग्जाम के बाद गया तो सफलता मिलनी ही थी। पीएम ने कहा ईज ऑफ लिविंग भी ये स्पेस की ताकत है। एजुकेशन कम्युनिकेशन में भी स्पेस की भूमिका है। वैज्ञानिकों ने कृषि क्षेत्र को ताकत दी है। मौसम का हाल भी स्पेस की बदौलत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एथेंस में गुमनाम सैनिकों की समाधि स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित की। ग्रीस में विभिन्न युद्धों में मारे गए सैनिकों की याद में समाधि पर निर्माण किया गया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया।
इससे पहले दक्षिण अफ्रीका के सफल दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एथेंस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ग्रीस के विदेश मंत्री जॉर्ज गेरापेट्राइटिस ने गर्मजोशी से स्वागत किया। 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली ग्रीस यात्रा है। होटल पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत हुआ। एथेंस में रह रहे भारत वंशियों ने ढोल नगाड़ों के साथ प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने ग्रीस के राष्ट्रपति को तेलंगाना की विशेष बीदरी सुराही भेंट की। बीदर की 500 वर्ष पुराना फारसी शैली में बना बीदर सुराही का एक विशुद्ध भारतीय आविष्कार है जो चांदी व अन्य मिश्र धातुओं से निर्मित है। प्रधानमंत्री मोदी ने ग्रीस के प्रधानमंत्री क्रियाकोस मित्सोताकिस को प्रागैतिहासिक काल से संबंधित ढोकरा कलाकृति भेंट की और यह कला देश के मध्य और पूर्वी हिस्से से संबंधित एक खानाबदोश भारतीय जनजाति से संबंधित है। ढोकरा कला अधिकांशतः हिंदू देवी देवताओं और विभिन्न जानवरों की मूर्तियों पर आधारित होती है। प्रधानमंत्री मोदी ने ग्रीस के पीएम पत्नी को मेघालय का शॉल उपहार में दिया। इस शॉल का कपड़ा कला का एक उत्कृष्ट नमूना है जिसे खासी और जयंतिया राजाओं द्वारा अपने शक्ति और सामर्थ्य के प्रतीक के रूप में माना जाता था। यह शॉल बेहद कलात्मक और बेशकीमती माना जाता है। प्रवासी भारतीयों के एक प्रतिनिधि मंडल ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। बैठक के दौरान उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत में गांवों का अभूतपूर्व विकास हुआ है। उपराष्ट्रपति ने आए प्रवासी भारतीयों को भारत के विकास में योगदान देने का आह्वान किया। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली में हवाई अड्डे के वास्तुकला पर आधारित पुस्तक का अनावरण किया। ये पुस्तक भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित की गई है। इस मौके पर नागरिक उड्डयन सचिव राजीव बंसल और अन्य मौजूद रहे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के स्थायी परिसर की आधारशिला रखने के लिए आयोजित एक समारोह में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने सम्मानित किया। और वक्त यहाँ एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, जल्द लौटते हैं। You got to be careful. बारिश है, सड़कें बदलेंगी। Switch to Seat. बेटा change soon. It's monsoon. सेवा, सहयोग और समर्पण की भावना से आजादी के बाद पहली बार उपेक्षित वनटांगिया समाज की उन्नति का मार्ग प्रशस्त हुआ है। वर्ष 2017 में वनवासियों को सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, राशन कार्ड, शौचालय, पक्के आवास, बिजली, सोलर लाइट, पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाएं मिली हैं। वन ग्रामों को राजस्व ग्राम का दर्जा और वनवासियों को जमीनों का मालिकाना हक मिलने से इनकी जीवन शैली में बड़ा बदलाव आया है। दशकों से दबी हुई आशाओं और भावनाओं को पंख लगे हैं। वनवासियों के प्रति माननीय मुख्यमंत्री जी का समर्पण भाव इसी से पता चलता है कि वह दीपावली का पर्व वन ग्राम में ही मनाते हैं, जिससे वनवासियों का उल्लास और उमंग देखते ही बनती है। करके दिखाए जो डबल इंजन की सरकार है वो। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। गृह मंत्री अमित शाह आज राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। गृह मंत्री गंगापुर सिटी के नजदीक थड़ी गांव में इफ्को द्वारा आयोजित सहकार किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट का आज विस्तार हुआ। तीनों नए मंत्रियों को राजभवन में शपथ दिलाई गई। मुख्यमंत्री ने तीसरी बार अपनी कैबिनेट का विस्तार किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट में विंध्य से राजेंद्र शुक्ला, महाकौशल से गौरीशंकर बिसेन और बुंदेलखंड से राहुल लोधी को जगह मिली है। इंदौर को 2022 के सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार मिला है। इंदौर के बाद सूरत दूसरे नंबर पर और फिर आगरा तीसरे स्थान पर रहा। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने शुक्रवार पुरस्कारों की घोषणा की। उत्तराखंड में आज भी कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। इनके अलावा भी अन्य जिलों में बारिश होने की संभावना है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में निर्माण उद्योग में नई और उभरती भवन निर्माण सामग्री और प्रौद्योगिकियों को अपनाने विषय पर सम्मेलन का उद्घाटन किया।
केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि 2014 में भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में 10वें पायदान पर थी और अब हम 5वें स्थान पर हैं। कुछ ही वर्षों में हम विश्व की 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में होंगे, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि 2030 में जब विश्व सतत विकास लक्ष्य के एजेंडे का उत्सव मना रहा होगा, भारत की शहरी जनसंख्या 600 मिलियन से भी अधिक होगी और 2047 से पहले ही भारत $26 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था होगा। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत विश्व के विकास का केंद्र होगा। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और उनकी पार्टी कांग्रेस पर देश और प्रधानमंत्री का लगातार अपमान करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष में रहकर देश को कमजोर करना कांग्रेस की पुरानी नीति रही है। वाराणसी में चल रही G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक का आज अंतिम दिन है। G20 देशों के संस्कृति मंत्रियों की बैठक के बाद वाराणसी संस्कृति मंत्रियों की घोषणा पत्र और आज जारी किया जाएगा। यूपी के बनारस में चल रहे G20 के संस्कृति कार्य समूह व संस्कृति मंत्रियों की बैठक को आज सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो संदेश के जरिए संबोधित करेंगे। बनारस में G20 की बैठक के बाद शाम 6:30 बजे बड़ा लाल पुल स्थित हस्तकला संकुल में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक कार्यक्रम सुर वसुधा का आयोजन होगा। इसमें G20 देशों के साथ ही 8 आमंत्रित देश के कलाकार सुर वसुधा कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक कार्यक्रम सुर वसुधा कार्यक्रम में बांग्लादेश, मॉरिशस, नीदरलैंड, ओमान, सिंगापुर, स्पेन, नाइजीरिया, यूएई के कलाकार अपनी अपनी प्रस्तुति देंगे। नई दिल्ली में चल रही 3 दिवसीय बिजनेस 20 शिखर सम्मेलन का आज दूसरा दिन है। बिजनेस 20 शिखर सम्मेलन उत्तरदायी, त्वरित, अभिनव, टिकाऊ और न्याय संगत व्यवसाय के विषय पर आधारित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 अगस्त को विशेष सत्र में मुख्य अतिथि होंगे। G20 समिट के दौरान दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी रहेगी। दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा को लेकर कई प्लान तैयार किए हैं। देश के साथ साथ विदेशी एजेंसियों के साथ भी दिल्ली पुलिस संपर्क में रहेगी। दिल्ली के 10,000 से ज्यादा जवान हर तरह की स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। G20 सम्मेलन के दौरान दिल्ली में जिन जिन जगहों पर विदेशी मेहमान जाएंगे वो पूरा इलाका CCTV से लैस होगा। हेलीकॉप्टर और ड्रोन से संवेदनशील जगहों पर निगाह रखी जाएगी। G20 समिट के मद्देनजर 8, 9 और 10 सितंबर को दिल्ली के ज्यादातर संस्थान बंद रहेंगे। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस लगातार सोशल मीडिया पर भी निगाह रखे हुए है ताकि कोई माहौल खराब करने या भड़काने की कोशिश करे तो उस पर तुरंत लगाम लगाई जा सके। जयपुर G20 व्यापार एवं निवेश मंत्री की 2 दिवसीय बैठक शुक्रवार को समाप्त हुई और बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि हमें खुशी है कि भारतीय अध्यक्षता में कई मध्य पूर्वी देशों को WTO की बैठकों में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया। ये पहली बार है कि इस क्षेत्र में 4 देश G20 विचार का हिस्सा हैं। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि हमें खुशी है कि भारतीय अध्यक्षता में कई मध्य पूर्वी देशों को WTO की बैठकों में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया। ये पहली बार है कि इस क्षेत्र के 4 देश G20 विचार का हिस्सा हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारत में पिछले 9 वर्ष में तेज गति से आर्थिक सुधार हुए हैं। B20 सम्मेलन भारत 2023 में उन्होंने कहा है कि सरकार द्वारा किए गए सुधारों से देश सतत वृद्धि की राह पर आ गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि अनवरत आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए मुद्रास्फीति पर काबू पाना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने की जरूरत है, अन्यथा मुद्रास्फीति पर काबू नहीं पाया जा सकेगा। केंद्रीय संचार राज्य मंत्री देवुसिंह चौहान ने शुक्रवार को साइबर खतरे का पता लगाने और उसका समाधान करने में सक्षम प्रणाली त्रिनेत्र पेश की। देश में विकसित इस प्रणाली को C.DOT के 40वें स्थापना दिवस पर पेश किया गया। केंद्रीय बिजली मंत्री R.K. सिंह ने जलवायु परिवर्तन संबंधी चर्चाओं में बदलाव की जरूरत बताते हुए कहा कि देशों के बीच तुलना प्रति व्यक्ति उत्सर्जन के आधार पर होनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन वैश्विक औसत का 1/3 है और ये दुनिया के सबसे कम उत्सर्जन वाले देशों में से एक है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका एवं चीन के व्यापार मंत्रियों की मौजूदगी में कहा कि चीन की अगुवाई वाले क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी
RCEP गठजोड़ का भारत के हिस्सा न बनने की वजह ये रही है कि इससे व्यापार घाटा बढ़ जाता है। भारत ने शुक्रवार को शुल्क दर कोटा के तहत अक्टूबर 2023 से सितंबर 2024 में यूरोपीय संघ के लिए 5,841 टन चीनी निर्यात को अधिसूचित किया। SBI ने ग्राहकों के लिए आधार के जरिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में पंजीकरण की सुविधा पेश की। SBI के चेयरमैन दिनेश खारा ने कहा कि इसका लक्ष्य विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाना है। इस वर्ष खरीफ फसलों में धान और मोटे अनाजों का बुआई क्षेत्र पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ा है। कृषि मंत्रालय के अनुसार धान की बुआई क्षेत्र 367 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 384 लाख हेक्टेयर से अधिक हो गया है। भारतीय उद्योग परिसंघ CII ने सड़क और राजमार्ग क्षेत्र पर जारी रिपोर्ट में कहा है कि भारत के सड़क और राजमार्ग क्षेत्र का विकास न केवल आर्थिक वृद्धि के लिए बल्कि अधिक समावेशी और संगठित समाज बनाने के लिए भी महत्वपूर्ण है। और वक्त यहाँ एक और छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। You got to be careful. बारिश है, सड़कें बदलेंगी। स्विच टू सीएट। बेटा change soon. It's monsoon. 20,000। 10। ओके। दोनों? नो 10 का 1। इतना कैश नहीं है। कोई बात नहीं, हम UPI भी लेते हैं। मेरा पेमेंट ऐप अलग है। कहीं जूते वापस मिलने की जगह जूते पड़ न जाए। ऐप दूसरा हो या तीसरा, चाहिए बस UPI। आपका मोबाइल नंबर ही बन सकता है आपका UPI नंबर। और अब किसी भी पेमेंट ऐप से कोई भी पेमेंट ऐप पर UPI चलेगा। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। वित्त सचिव टीवी सोमनाथन के अनुसार चीन, अमेरिका, जर्मनी और जापान सहित दुनिया की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में से भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेज गति से बढ़ने की उम्मीद है। IMF के अनुसार भारत ने 2022 में चीन, अमेरिका और रूस के बाद सबसे ज्यादा फ्यूल सब्सिडी प्रदान की है। IMF ने कहा है कि वैश्विक स्तर पर 2022 में $7 ट्रिलियन की फ्यूल सब्सिडी प्रदान की गई थी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अगले माह भारत में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत नहीं आएंगे। रूस की ओर से शुक्रवार को औपचारिक घोषणा की गई। भाड़े के सैनिकों वाले रूसी वैगनर समूह के प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन की विमान हादसे में मौत पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि उनकी मौत एक हादसा है। उन्होंने सरकार की तरफ से किसी भी तरह की साजिश से इनकार किया है। फुलटन काउंटी जेल में ऐतिहासिक रूप से पहली बार एक पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति का मगशॉट लिया गया। ट्रंप ने गिरफ्तारी के बाद और फुलटन काउंटी जेल से बॉन्ड पर रिहा होने के बाद पत्रकारों से कहा कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। ट्रंप के शासनकाल में व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ रहे मार्क मीडोज ने भी चुनावी धांधली मामले में जॉर्जिया में जेल अधिकारियों के सामने सरेंडर किया। डोज पर जॉर्जिया में चुनाव परिणाम पलटने की साजिश रचने का आरोप है। पाकिस्तान के इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने तोशखाना भ्रष्टाचार मामले में अपनी दोष सिद्धि और सजा को चुनौती देने वाली पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की याचिका पर सुनवाई को 28 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दिया। पाकिस्तान की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को गोपनीय राजनयिक दस्तावेज लीक करने के एक मामले में पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी की रिमांड अवधि 3 दिन के लिए बढ़ा दी है। जापान फुकुशिमा दाइची परमाणु संयंत्र से संशोधित रेडियो एक्टिव जल को प्रशांत महासागर में छोड़ने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। ये परमाणु संयंत्र जापान में मार्च 2011 में आए भीषण भूकंप और सुनामी से लगभग तबाह हो गया था। मॉस्को के वनुकोवो और डोमोडेडोवो हवाई अड्डों से कल सुबह उड़ानों को निलंबित कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक इससे पहले रूस के तुला और कलुगा क्षेत्रों में रहने वाले लोगों ने रात में हुए विस्फोटों के संबंध में सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। अमेरिका के शीर्ष जनरल ने कहा है कि यूक्रेन को जल्द ही F-16 लड़ाकू विमान मिलने की संभावना है। उन्होंने कहा कि रूसी आक्रमण के खिलाफ यूक्रेन का जवाबी हमला धीरे धीरे चल रहा है और इसमें आंशिक सफलता मिली है। ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन मार्क मिले ने कहा है कि यह कहना जल्दबाजी होगी कि जवाबी हमला विफल हो गया है या नहीं। सत्तारूढ़ सोशलिस्ट पार्टी के प्रभुत्व वाली वेनेजुएला की नेशनल असेंबली ने एल्विस अमोरोसो को नेशनल इलेक्टोरल
काउंसिल का प्रमुख नियुक्त किया है। अमोरोसो ने कैल जाडिला की जगह ली है और जिन्होंने CNE के अन्य 7 निवेशकों के साथ जून में इस्तीफा दे दिया था। पोर्टलैंड के पास ओरेगॉन के जंगल गुबार देखा गया। आग से उड़ते हुए धुएं को सैटेलाइट के जरिए तस्वीरों में कैद किया गया। ओरेगॉन की यूजीन और बेंड शहरों के बीच धुएं का गुबार देखा गया। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज भारत के HS प्रणय पुरुष एकल वर्ग का सेमीफाइनल मुकाबला खेलेंगे। सेमीफाइनल में 9वीं वरीयता प्राप्त प्रणय का सामना 3री वरीयता प्राप्त खिलाड़ी थाईलैंड के कुनलावत विदितसान से होगा। क्वार्टर फाइनल में प्रणय ने टोक्यो ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट शीर्ष वरीयता प्राप्त विक्टर एक्सेलेंसन को शिकस्त दी थी और इस जीत के साथ ही प्रणय ने एक पदक भी पक्का कर दिया। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज की जोड़ी क्वार्टर फाइनल में हारकर बाहर हो गई। भारतीय जोड़ी को डेनमार्क की जोड़ी ने शिकस्त दी। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने 88.77 मीटर के थ्रो के साथ जैवलिन थ्रो फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। फाइनल रविवार को होगा। इसके साथ ही नीरज ने पेरिस ओलंपिक के लिए भी क्वालिफाई कर लिया। भारत के DP मनु और किशोर जेना ने भी जैवलिन थ्रो फाइनल के लिए क्वालिफाई करने में सफलता पाई। DP मनु और किशोर जेना ने 6ठे और 9वें स्थान पर रहते हुए फाइनल में जगह बनाई। चीन में 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक होने वाले एशियाई खेलों के लिए खेल मंत्रालय ने 634 सदस्यों के हिस्सा लेने की उसे मंजूरी दी है और भारतीय एथलीट 38 स्पर्धाओं में हिस्सा लेते हुए दिखाई देंगे। निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत ने 6 स्वर्ण और 8 कांस्य सहित कुल 14 पदक जीते हैं। प्रतियोगिता के अंतिम दिन भारत ने 1 स्वर्ण और 3 कांस्य पदक अपने नाम किए। महिला फुटबॉल विश्व कप की समाप्ति के बाद फीफा ने ताज़ा रैंकिंग जारी कर दी है। पहली बार फीफा महिला विश्व कप का खिताब जीतने वाली स्पेन की टीम को 4 स्थान का फायदा हुआ है। ताज़ा जारी रैंकिंग में स्पेन दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। महिला फुटबॉल विश्व कप सेमीफाइनल में हारने वाली स्वीडन को रैंकिंग में 2 स्थान का फायदा हुआ है। स्वीडन की टीम पहली बार रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंच गई है। स्वीडन ने अमेरिका को पहले स्थान से हटाया। खिताब की हैट्रिक लगाने से चूकने वाली अमेरिका की महिला फुटबॉल टीम की रैंकिंग में नुकसान उसे उठाना पड़ा है। अमेरिका टीम तीसरे स्थान पर खिसक गई है। वहीं पिछली 2 बार की चैंपियन अमेरिका प्री क्वार्टर फाइनल में स्वीडन से हार गई थी। यूरोपियन चैंपियन इंग्लैंड को फाइनल में स्पेन से हार मिली थी। इंग्लैंड ने अपना चौथा स्थान बरकरार रखा है। इंग्लैंड ने सेमीफाइनल में फ्रांस को हराया था जो 5वें स्थान पर है। फ्रांस के स्टार फुटबॉलर करीम बेंजेमा ने सऊदी प्रो लीग में अपना पहला गोल करने में सफलता पाई। इसी सत्र में सऊदी क्लब अल एतिहाद से जुड़े करीम बेंजेमा ने अल रिहाद के खिलाफ गोल किया। इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर सिटी ने बेल्जियम के स्ट्राइकर जेरमी डोकू के साथ अनुबंध किया है। सिटी ने जेरमी को फ्रेंच क्लब रेने से 55.4 मिलियन पाउंड में 3 साल के लिए अपने साथ जोड़ा है। इंग्लिश क्लब लिवरपूल ने साफ कर दिया है कि क्लब के प्रमुख स्ट्राइकर मोहम्मद सालाह को बेचने का उनका कोई इरादा नहीं है। पिछले कुछ दिनों से सालाह की सऊदी प्रो लीग में जाने की खबरें आ रही थी। सऊदी क्लब अल एतिहाद ने सालाह को खरीदने की इच्छा जताई है। चेल्सी ने ब्राजील के फॉरवर्ड डेविड वॉशिंगटन को 20 मिलियन यूरो में अपने साथ जोड़ने में सफलता पाई। डेविड ब्राजीलियन क्लब सेंटोस से चेल्सी में शामिल हुए हैं। 18 साल के डेविड वॉशिंगटन ने चेल्सी के साथ 7 साल के लिए अनुबंध किया है। आयुष्मान खुराना की फिल्म ड्रीम गर्ल 2 सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। फिल्म को काफी अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। फिल्म का निर्देशन राज शांडिल्य ने किया है। सुपरस्टार शाहरुख खान ने जवान का एक नया पोस्टर जारी किया जिसमें बहुप्रतीक्षित फिल्म से उनके कई अवतार दिखाई दे रहे हैं। सनी देओल की ब्लॉकबस्टर फिल्म गदर 2 सिनेमाघरों में धूम मचा रही है। फिल्म ने 2 हफ्ते में 420 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई कर ली है। तो वहीं अक्षय कुमार और पंकज त्रिपाठी की फिल्म ओ माई गॉड 2 भी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। फिल्म ने 2 हफ्ते में 126 करोड़ रुपए की कमाई की है। फिल्म अभिनेता अमित साध ने भारत की सांस्कृतिक विरासत और विविधता को समझने के लिए मोटरसाइकिल से भारत की यात्रा पर निकल पड़े हैं। अमित साध ने अपनी यात्रा की शुरुआत मुंबई से की। उनकी ये यात्रा 1 महीने तक चलेगी। अपनी इस यात्रा के बारे में बात करते हुए अमित साध ने कहा कि ये मेरे लिए सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि भारत की आत्मा की खोज है जहां मुझे भारत के अलग अलग लोगों से मिलने और जुड़ने का मौका मिलेगा। अभिनेता ने कहा कि जीवंत संस्कृति हमारे देश की विशेषता है।
और इसी के साथ फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।